हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको वर्ण करवा दिए हैं, वर्तनी करवा दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको संधि करवा दी है। संधि के लिए भी मैंने आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की, ठीक है। जिसने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, जिसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स भी बोल सकते हैं, ये इंग्लिश में बोले जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उपसर्ग प्रत्यय करेंगे। आज वाली जो वीडियो है अभी, इसमें हम सिर्फ उपसर्ग करेंगे, प्रत्यय हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए उपसर्ग, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ उपसर्ग होते क्या हैं, जो कि हमारे मूल शब्द के शुरुआत में जुड़ के उस शब्द का अलग ही अर्थ बना देते हैं, ठीक है, कोई नया अर्थ बना देते हैं, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उपसर्ग, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी उप जमामी सर्ग क्या बनता है? उपसर्ग बनता है। इसका अर्थ क्या है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, यानी कि जो एक शब्द पहले से ही है और उसके साथ एक और शब्द जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद दोनों मिलके एक नया शब्द बनाते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वो हमारा उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। देखो, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि मानी शुरुआत में, शुरू में जुड़कर, ठीक है, प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, यानी कि कुछ और ही नया अर्थ बना देते हैं उस चीज़ का, वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। आया समझ में? क्या कहा है कि कोई मूल शब्द है, कोई मेन शब्द पहले से ही है, उसके आगे एक शब्द और जोड़ दिया और जोड़ करके कोई नया ही अर्थ बना दिया दोनों ने मिल करके, तो वो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है कि हार शब्द का अर्थ है पराजय, ठीक है। हार शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? पराजय, यानी किसी चीज़ में हार जाना, पराजित हो जाना। परंतु इसी शब्द के आगे पर शब्दांश को जोड़ने में नया शब्द बनेगा प्रहार, यानी हार के आगे ये जो प्र है इसको जोड़ दिया और एक नया शब्द क्या बना? प्रहार। अब क्या है? प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट करना, यानी कि जो एक हार शब्द था, ठीक है, इसका अर्थ था पराजय, लेकिन इसके आगे प्र शब्द जोड़ दिया, इसके आगे प्र शब्द जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? प्रहार बन गया। और प्रहार का अर्थ फिर पूरे इस तीनों को मिला के प्रहार का अर्थ क्या बना? चोट करना, किसी पे प्रहार करना, ठीक है। तो वो हमारा चोट करना नया अर्थ बन गया। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? इसी को ही हम हमारे उपसर्ग कहेंगे। इसी तरह आ जो है, जोड़ने से आहार यानी भोजन बनता है। अब देखो, हार है, हार का मतलब हार जाना, किसी चीज़ में पराजित हो जाना, लेकिन आहार, इसके आगे क्या जुड़ा? आ जुड़ गया, और आ जुड़ने से इसका क्या अर्थ बन गया? आहार बन गया, जिसका अर्थ क्या होता है? भोजन, ठीक है। ऐसे ही जो क्या है, नाश में जोड़ने से क्या बन गया? विनाश। नाश में वी जोड़ने से क्या बन गया? विनाश, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा विसर्ग हो उपसर्ग हो सकता है, ठीक है। जैसे इन्होंने विनाश दे रखा है, जैसे इन्होंने तो किसी और सेंस में दे रखा है कि भाई सम में हार जोड़ने से संहार बन सकता है और संहार का अर्थ विनाश होता है, लेकिन हम अगर देखें तो हम क्या है? नाश है, नाश में अगर हम वी को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? विनाश बन जाता है। और विनाश का क्या अर्थ होता है? मतलब कि तहस नहस करना, विनाश करना, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा कि और अगर हम वी को किस में जोड़ेंगे? हार में जोड़ेंगे। यहाँ पे हार शब्द की बात हो रही है, मैंने आपको नाश का वैसे ही बता दिया, यहाँ पे हार शब्द की बात हो रही है। तो हार शब्द में क्या क्या जुड़ने से क्या क्या बन सकता है? देखो, हार शब्द में प्र जोड़ने से प्रहार बन सकता है, जिसका अर्थ है चोट करना, किसी को घायल करना, प्रहार करना किसी पे, ठीक है। सम में जो हार है उसको सम जोड़ने में, हार में सम जोड़ने में क्या बनेगा? संहार बनेगा, और वो उसका अर्थ क्या होता है? विनाश, ठीक है। वी जोड़ने से, हार में अगर वी जोड़ेंगे तो विहार बनेगा, और विहार का अर्थ क्या होता है? घूमना, ये इत्यादि शब्द बन जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। अब देखो, उपयुक्त उदाहरण में
प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई अलग से अर्थ नहीं है। ठीक है, ये इनका देखो प्र का कोई अर्थ नहीं बनता, आ का कोई अर्थ नहीं बनता, सम का कोई अर्थ नहीं बनता और वी का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। लेकिन हार शब्द के साथ अगर ये जुड़े हैं तो जुड़ने के बाद इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया और परिवर्तन होने के बाद इनका कोई ऐसा शब्द बना जिससे कोई ना कोई अर्थ ज़रूर निकलता हो। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश है और ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अभी आपने जो पढ़ा ये हमारे उपसर्ग थे कि उपसर्ग कहते किसको हैं, होते क्या हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग है कितने और कितने भागों में बांटे गए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो संस्कृत के उपसर्ग इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदी में। जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या फिर स्कूलों में भी या कहीं भी आप देखोगे तो हमारे संस्कृत के उपसर्ग भी आते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी आते हैं और अरबी फारसी के उपसर्ग भी आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो 22 तो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। आपसे पूछा जाए कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं तो आप क्या बताओगे, 22 हैं। और अगर आपसे हिंदी के उपसर्ग पूछा जाए तो आप कितनी संख्या बताओगे, 13 हैं। ये 13 और 22 हमें ये ऐसे के ऐसे ही पढ़ने हैं, याद करनी है। ठीक है, उससे पहले देखो, उसके बाद संस्कृत के हो गए। हमारे संस्कृत के कितने थे भाई, 22 शब्द थे संस्कृत के। ठीक है, और 13 शब्द थे हमारे किसके, हिंदी के। अब देखो उर्दू फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग कितने हैं, 19 हैं। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। उर्दू फारसी के उपसर्ग कितने हैं भाई, 19 हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब देखो अंग्रेजी के उपसर्ग ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में या फिर हमारी हिंदी में बस ये बता लगना है कि भाई जो अंग्रेजी है उसके भी उपसर्ग होते हैं और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब संस्कृत के अवयव शब्द होते हैं, ठीक है, जो कि ऐसा लगता है कि भाई ये उपसर्ग है। ठीक है, तो वो भी आपको बताए जाएंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अंग्रेजी के भी बताए जाएंगे, उर्दू और फारसी के भी बताए जाएंगे। ठीक है, संस्कृत के और हिंदी के। ठीक है, तो देखो जो चीज़ हमारे पढ़ने की है, हमारे याद करने की है, वो हमारे ज़्यादातर है संस्कृत के उपसर्ग हैं और हिंदी के उपसर्ग हैं और कुछ उर्दू फारसी के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए संस्कृत के उपसर्ग इससे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहा गया है, सबसे पहले अति कितने, अभी देखो आप गिनते जाना, हमें कितने बताए थे संस्कृत के उपसर्ग, 22 बताए थे। तो आपको ये खाली ये चीज़ें गिननी है, ये उपसर्ग हैं ये गिनने हैं कि भी ये 22 है या नहीं है। और इधर ये क्या है, इनका अर्थ दिया हुआ है और इनसे कौन कौन से शब्द बन रहे हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि अति, अति का अर्थ है अधिक। ठीक है, और इससे अति शब्द से क्या बन सकता है, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। एक चीज़ और, अगर आपको है ना उपसर्ग पहचान में नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करो, इनका संधि विच्छेद करके देख लो। ठीक है, जैसे अत्यधिक है, अत्यधिक का आप संधि विच्छेद करोगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखो अत्यधिक का संधि विच्छेद करोगे तो अति जमा में, एक मिनट, अधिक। ठीक है, अत्यधिक का संधि विच्छेद किया आपने तो क्या बन गया, अधिक बन गया। ठीक है, अति जमा में अधिक बन गया और ये दोनों ही जुड़ के क्या है, अत्यधिक बन गया। अब आपको कैसे पता लगेगा भाई संधि विच्छेद करने से कि भाई ये क्या है, उपसर्ग है। देखो अधिक है, अधिक शब्द है, इसका कोई ना कोई अर्थ है, यानी ज़्यादा। अधिक का क्या अर्थ होता है, ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब कि जो मूल शब्द होगा, मेन शब्द होगा, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता होगा और उसके आगे जो शब्द जुड़ जाता है और उसका कोई अर्थ नहीं है, अलग करने पर इसका कोई अर्थ नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा उपसर्ग हो गया, अति। ठीक है, सिर्फ अति है, अति के आगे अगर अधिक जुड़ा है यानी जिसका अर्थ निकल रहा है तो वो क्या हो गया हमारा, वो भी हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब इस अति का भी अर्थ अति है यानी अधिक है और अधिक इसमें पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि भाई अगर आपको उपसर्ग ना समझ में आए तो आप क्या करोगे, उसको अलग अलग करके देख लोगे, यानी उसका संधि विच्छेद करके देख लोगे। अब जैसे अत्यंत है, अत्यंत अति इसमें आता है और अंत ऐसे होगा। ठीक है, तो अति जमा में अंत ऐसे होना चाहिए। ठीक है, संधि विच्छेद। अब आपको अंत का तो पता लग गया कि अंत का क्या मतलब होता है, आखिरी। ठीक है,
अंत का क्या मतलब होता है, आखिरी। तो फिर अति इसके आगे जुड़ा है, तो इसके आगे जुड़ के ये क्या बना, अत्यंत बना। और अत्यंत का मतलब होता है जिसका बिल्कुल ही अंत हो गया हो, ठीक है, तो ये हमारा अत्यंत हो जाएगा। तो अलग से अर्थ बना, पूरा दोनों जुड़ के अलग से अर्थ बना, तो इसीलिए ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि भाई अगर आपको उपसर्ग ना पहचान में आए तो आप क्या करोगे, आप उसको संधि विच्छेद करके देखोगे और उसका मूल शब्द निकाल लेना, और मूल शब्द के आगे आपको ये लगे कि हाँ इसके आगे ये शब्द जुड़ा हुआ है तो मतलब वो उपसर्ग है, ठीक है। तो देखो अति हमारा संस्कृत का उपसर्ग है, तो अति का अर्थ होता है अधिक। तो इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, ठीक है। तो आपको याद रखना है अति जमा में शय, अति जमा में रिक्त। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाएंगे, संधि हो जाएंगी। अति के बाद है अधि का होता है ऊपर, श्रेष्ठ, ठीक है। अधिकार, अधिपति, अधिनायक, ठीक है। फिर है अनु का मतलब होता है पीछे या समान। अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अप का अर्थ होता है बुरा, अप का अर्थ होता है बुरा या हीन होना। अपयश, अपमान, अपकार, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अभी देखो, अभी, सामने, चारों ओर, पास। तो देखो सामने इनका अर्थ होता है ये, अभी का अर्थ है सामने, चारों ओर और पास, ठीक है। इससे अभी से क्या बन सकता है शब्द, अभियान बन सकता है, अभिषेक बन सकता है, अभिनय बन सकता है, अभिमुख बन सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर है अव का मतलब होता है हीन या नीच, अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। फिर है तक, समेत, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। फिर है ऊंचा, श्रेष्ठ और ऊपर। ये क्या है, इसके अर्थ हैं उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, ठीक है। फिर है उद का मतलब ऊपर या उत्कर्ष, यानी उद्गम, उद्भव। ये भी याद रख लेना कि द के नीचे क्या दिया हुआ है, हलंत दिया हुआ है, यानी कि ये जो द है आधा द है, तो इसके आगे भी कोई भी जुड़ेगा तो आपके क्या जुड़ेगा, आधा ही जुड़ेगा, ठीक है। उप का अर्थ होता है निकट, सदृश या गौण। इसका क्या होगा, देखो उपसर्ग, उपदर्श, उपवन, उपमंत्री, उपहार। फिर है दूर मीन्स बुरा या कठिन, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा और दुराचार। फिर है दुस का मतलब भी क्या होता है, बुरा या कठिन, दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर्ष, ठीक है। तो ये भी हमारा उपसर्ग है। उसके बाद निर, ये ना आपको सिर्फ ये उपसर्ग ज़्यादातर याद रखने हैं। उपसर्ग या क्यों याद रखने हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि ये कौन सा उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग है, हिंदी का है, उर्दू फारसी का है, या किस चीज़ का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रख। अब देखो निर, बिना, बाहर या निषेध, यानी निर अपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। निस रहित, पूरा, विपरीत, मतलब निस्तार, निस्तार, निश्चल और निश्चित। निस आगे जुड़ के ये वर्ड बनते हैं। फिर नी है निषेध, नीचे, अधिकता या नीचे। आपको है ना देखो ये अर्थ ना भी पता हो तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको है ना ये याद रखना है ये वर्ड, ठीक है। ये वर्ड याद रखने हैं। उसके बाद इनसे किस प्रकार के शब्द बनते हैं, ठीक है। तो वैसे देखो निवारण, निपात, नियोग, निषेध। फिर है पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम, परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। फिर है विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। उसके बाद है सम, उत्तम, सातपूर्ण। सम है संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। और सु का अर्थ है अच्छा या अधिक, यानी सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। तो आपको इस प्रकार से उपसर्ग करने हैं। देखो आइए हम गिनते हैं कि हमारे संस्कृत में 22 इन्होंने बताए हैं, 22 ही हैं या नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
18, 19, 20, 21, 22। तो आपको याद रखने हैं कि हमारे संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, 22, और 22 के 22 हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से हैं एक बार हम नज़र मार लेते हैं। देखिए कि भाई देखो, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। ठीक है, तो ये हमारे किसके थे, संस्कृत के उपसर्ग थे। पूछा जाए संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, 22 हैं। ठीक है, अब देखो आगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं, देखिए हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी में हमें कितने बताए थे, हिंदी में 13 उपसर्ग बताए थे। ठीक है, तो अब हम 13 उपसर्ग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले है ए। ए का अर्थ होता है अभाव या निषेध, किसी चीज़ की कमी होना या फिर कोई चीज़ ना होना, यानी अछूता, अथाह, अटल। ठीक है, उसके बाद है अन। अन का होता है अभाव, अनमोल, अनबन, अनपढ़। ठीक है, क्या चीज़ है कि मूल शब्द के आगे जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि अनमोल में है, मोल शब्द है। ठीक है, मोल क्या है, एक शब्द है किसी चीज़ का मोल होना। ठीक है, मोल का अर्थ होता है मूल्य। ठीक है, अनमोल कि भाई इस चीज़ का कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है। ठीक है, तो इसीलिए अन आगे जुड़ गया और ये हमारा उपसर्ग बन गया, और उपसर्ग बन के अलग ही अर्थ प्रकट कर दिया इन्होंने, तो मतलब क्या हो गया, ये उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर है कै। कै बुरा या हीन होना, कपूत, कचोट, कु का अर्थ बुरा, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। ठीक है, दु। दु का अर्थ होता है कम या बुरा। ठीक है, यानी कि दुबला, दुलारा, दुधारू। फिर है नी। नी का अर्थ क्या होता है, कमी होना, नी घोड़ा, नी डर, नी हत्था, नी कंपा। उसके बाद है ओ या अव। हीन या हीन है, निषेध है, यानी ओगुन, ओघर, ओसर, ओसान। ठीक है, भर या पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। अब सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, यानी कि सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफर। अध का आधा, यानी अधपका, अधकचा, अधमरा, अधकचरा। उसके बाद है उन। उन का है एक कम, इसके शब्द क्या हैं, 29, 39, 59, 69। तो देखो एक कम, यानी कि 40 होता है, 40 से एक कम। ठीक है, 39। ठीक है, 49 से एक कम, सॉरी 50 से एक कम 49। ठीक है, तो उन जो है उनमें लगता है जो एक कम होते हैं, इसका अर्थ ही होता है एक कम होना। ठीक है, तो पर दूसरा उबाद का, यानी परलोक, परोपकार, परसर्ग या परहित। बिन। बिन का अर्थ बिना या निषेध, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ठीक है, अब देखो हमारे कितने थे, ये 13 थे। चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी हमारे 13 कौन से हो गए, 13 हो गए हमारे हिंदी के। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने संस्कृत के उपसर्ग किए हैं और अभी तक हमने हिंदी के उपसर्ग किए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे अरबी फ़ारसी के उपसर्ग। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई ऐसा आ जाता है, ठीक है, जो कि हम नहीं पता कि भी ये कौन सा है, तो हमें पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, देखिए उपसर्ग है अल। अल का अर्थ होता है निश्चित होना, अलबत्ता, अलगरज। तो ये आपको नहीं, ये तो आप देख के भी समझ जाओगे, क्यों, क्योंकि है ना ये शब्द ही ऐसे हैं, अरबी फ़ारसी के या उर्दू के शब्द ही ऐसे होते हैं कि जो हमारे हिंदी संस्कृत से अलग होते हैं और हम एकदम से पहचान जाते हैं। जैसे देखो कम है, कम उपसर्ग है। अब कम जो है उपसर्ग है, ये कैसे आएगा, थोड़ा या होना या फिर हीन होना, यानी कमज़ोर, कम बखत, कम अकल। फिर है खुश। खुश मतलब अच्छा, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। फिर है गैर। गैर का मतलब होता है निषेध होना। इसके वर्ड क्या हैं, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। उसके बाद है वर। वर का अर्थ होता है वर नहीं, ये दर है वही। ठीक है,
थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई ये दर है। तो दर का अर्थ क्या होता है? दर असल, दर हकीकत, ये दर जुड़ के इनमें क्या हो जाते हैं? उपसर्ग बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद ना, ना का अर्थ होता है कमी होना किसी चीज़ की, नहीं होना, अभाव होना। तो देखो ना पसंद, ठीक है, नास भरा, ना राज और ना लायक। ये क्या हो गया? सॉरी भाई, ये थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ना समझ लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये मैं की जगह मुझे भय लगा और झय की जगह मुझे ये ऐसा लगा, लेकिन ये क्या है? ये ना समझ है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये ना समझ है, ठीक है। तो माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। तो आप देखना कि भाई जो ना है, ना पसंद, ना समझ, ना राज, ना लायक, ठीक है। फिर है फिल या फी, इनका अर्थ है में या प्रति। फिलहाल, फी आदमी, ठीक है। ब और अनुसार, यानी बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। बा का मतलब अर्थ होता है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बा मौका। फिर है बद, बद का मतलब बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। फिर है खैर, खैर का अर्थ है ऊपर। खर, खर का अर्थ होता है ऊपर, पर या बाहर। बर्दाश्त या बर्खास्त, अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रही है ये चीज़, ठीक है। तो इस जो खर है इसका अर्थ होता है बाहर। अब है खे, खे यानी बिना, सॉरी बे, बे यानी बिना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़, ठीक है। फिर है खिल, खिल का अर्थ होता है के साथ। खिलाखिर, खिलया बिलये, पता नहीं भाई ऐसा कैसा। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। ये हो ये है बिल, है भाई बिल, ठीक है। बिल है, ध्यान रखना। तो बिल का अर्थ होता है के साथ, बिलाखिर, बिल्कुल, बिल वजह। एक मिनट भाई, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये यहाँ पे बिल है या फिर क्या है? होना तो बिल ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने बीच में बिल्कुल लिखा हुआ है, तो इसका बिल ही होना चाहिए। एक मिनट भाई, हाँ जी, ये क्या है? ये बिल ही है, ठीक है। क्या है ये? बिल ही है। ये बिल है ना, मैंने इसलिए डाउट लगा क्योंकि हम क्या है, हमारी हिंदी में बिल नहीं है, ये शब्द ही उर्दू फारसी के हैं, तो उनमें ये शब्द ऐसे ही हैं कि भाई बिल, इसका अर्थ क्या होता है? के साथ होता है, यानी बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह, ठीक है। तो ये हमारा बिल ही है। उसके बाद है बिला, बिला का अर्थ क्या होता है? बिना, यानी बिला, बिला वजह, बिला शक, ठीक है। फिर है ला, ला का अर्थ होता है रहित, यानी लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। उसके बाद है सर, सर का अर्थ होता है मुख्य, ठीक है, यानी सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, ठीक है। उसके बाद है हम। अब देखो आप है ना, ये मत सोचना है कि भाई सरपंच तो हमारे गांव में भी हैं, यूज़ होता है, तो ये हमारे हिंदी के या फिर संस्कृत का ही होगा। नहीं, ये कौन सा है? ये सर, ये सर जो है हमारा उर्दू या अरबी फ़ारसी का क्या है? शब्द है, तो आपको याद रखना है। उपसर्ग है। फिर है हम का अर्थ होता है समान या फिर साथ वाला। अब देखो, समान या साथ वाला यानी हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम, तो ये भी हमारे किसके शब्द हैं? अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। फिर है हर का मतलब होता है प्रत्येक, यानी हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार, ठीक है। तो हम काफ़ी सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम दूसरे देशों से आए हुए शब्दों को यूज़ करते हैं बोलने में, ठीक है, बोलने में या लिखने में। अंग्रेजी के भी शब्द हैं जो कि बहुत सारे हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार है ना, ये अंग्रेजी के शब्द है ना, ये दिए नहीं हुए हैं, मतलब कि अंग्रेजी के शब्द आते नहीं हैं कई बार, ठीक है। तो हमारे एग्ज़ाम में मैंने बहुत कम देखा है जो अंग्रेजी के शब्द आए हुए, नहीं तो नहीं आया हुआ, ठीक है। 1-2% ही ऐसे एग्ज़ाम होंगे जिसमें अंग्रेजी के उपसर्ग आए होंगे, वैसे नहीं आए हुए, इसलिए ये ज़्यादा नहीं होते हैं। तो देखो सब, सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसको हम ऐसा ही बोलते हैं ना, तो वो डिप्टी, डिप्टी सहायक,
डिप्टी का अर्थ क्या होता है, सहायक होना, यानी डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है। उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर, उसके बाद है वाइस, वाइस का भी अर्थ होता है सहायक, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद है जनरल, प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ है, चीफ का भी अर्थ होता है प्रमुख, चीफ का अर्थ प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियरिंग, चीफ सेक्रेटरी। हेड, हेड का अर्थ होता है मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, ठीक है। तो ये सारे हमारे किसके हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। उसके बाद देखो क्या कहा गया है कि उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक है। ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग बोला था कि भाई जो उपसर्ग के समान है, कि भाई ये उपसर्ग के समान ही है, लेकिन ये क्या है, संस्कृत के अव्यय में काउंट होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, देखो अध, अध का मतलब होता है नीचे होना, यानी अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। फिर है अंत, अंत का होता है भीतरी, भीतरी मतलब अंतकरण, अंतपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। फिर है अ, यानी अभाव, अशोक, अकाल, अनीति, ठीक है। फिर है चिर, चिर का अर्थ होता है बहुत देर, यानी चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर, पुनर का मतलब होता है फिर, यानी पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। बहिर, बहिर का मतलब होता है बाहर, यानी बहिर्गमन, बहिर्जगत। सत, सत का अर्थ होता है सच्चा, यानी सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। पुरा, पुरा का अर्थ होता है पुरातन, पुरातत्व, पुरावर्त। सम, सम का अर्थ होता है समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक, ठीक है। फिर सह, सह का अर्थ होता है साथ, यानी सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है हमारा प्रत्यय। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक प्रत्यय हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक हम सिर्फ करेंगे उपसर्ग। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और आगे जुड़ के ही एक नया अर्थ बना देते हैं, नया शब्द बना देते हैं और शब्द का अर्थ निकलता है, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अब उपसर्ग मैंने आपको बता दिए कि हिंदी के कौन से होते हैं, अंग्रेजी के कौन से होते हैं, संस्कृत के कौन से होते हैं। और यही जो शब्द है ना, यही गिने चुने जो शब्द हैं, जो कि देखो संस्कृत के हमारे कितने होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो हिंदी के कितने बताए मैंने आपको, 13 बताए हैं, ठीक है। उसके बाद उर्दू और फारसी जो है, अरबी फारसी है, उनके उपसर्ग हमारे 19 होते हैं। और बाकी अंग्रेजी के जो मैंने आपको पढ़ाए हैं गिने चुने, ठीक है। तो आप सिर्फ ये जो 3 उपसर्ग होते हैं, ये 3 उपसर्ग याद रख लेना, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू, अरबी, फारसी के, ठीक है। तो ये जो उपसर्ग है ये पढ़ लेना, मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं। और भाई अगर नहीं, एक तो ना आप बुक खरीद लो, बुक है हमारी लूसेंट की, जिस बुक में से मैं आपको करा रही हूँ ना, लूसेंट की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं इसी को ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि भाई मुझे इसी में ही ऐसा लगता है कि बहुत ईजी लैंग्वेज है इसकी, ठीक है। और चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। तो जिसने भी नहीं, मतलब जिसके पास हिंदी की बुक नहीं है, उसको लेनी है तो वो लूसेंट की बुक ले सकते हैं, ठीक है। और अगर भाई जो बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, अपने नोट्स बनाते बनाते साथ में आपको चीज़ें याद भी होंगी और काफ़ी लंबे समय तक आपके माइंड में भी रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो अच्छी बात है। अगर वीडियो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।